महिलाएं, जाति एवं सुधार। अभी हम लोग हमारे पाठ के अगले विभाग में अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी और इस स्थिति को देखते हुए मुमताज अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। और 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। अभी इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू सांझ संभाल के बारे में भी पढ़े। यहाँ पर हम लोग एक चित्र देख रहे हैं कि 19वीं शताब्दी के जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए थे तो आमतौर पर माना जाता था कि लड़कियों को पढ़ाई लिखाई नहीं दी जा सकती। तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ महिलाओं को देख रही है कि जो कुछ संस्थानों में थी और जो लड़कियां कितनी घुल मिलकर और अच्छी तरह से आपस में खड़े रह के मतलब उन्होंने अपना फोटो खींचा है। उस जमाने की कौन सी 19वीं शताब्दी की है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 20वीं सदी के शुरुआत से ही सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला था और बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने भी इस दौर के एक प्रभावशाली वो महिला थी और जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले और वहां पर रूढ़िवादी विचारों की कटो आलोचक वो थी। और उनका यह मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे हम लोग एक चित्र देख रहे हैं, आप लोग शायद इन्हें पहचान पा रहे हैं। ये ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी है वो सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने लड़कियों को पढ़ाना हमारे भारत में शुरू किया था। उन्होंने पहले बहुत ही कठिनाइयों का सामना किया था। उन्होंने सिर्फ 5 लड़कियां उनके स्कूल में थी और बहुत सारे लोग उनको ताना मारते थे, उनके खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने किसी की एक भी बात नहीं सुनी। और वो जो लड़कियां पढ़ती थी और आज हम लोग भी सब मतलब हम लोग बोलते हैं कि औरतों को सिखाने में इनका बहुत ही बड़ा हाथ है। और ये उनके पति है ज्योतिराव फुले। देखिए कैसे रात का समय है और सभी जगह लालटेन रखे हुए हैं और लालटेन का प्रकाश में लड़कियां पढ़ रही है और पीछे कुछ औरतें भी बड़ी बैठी है, वो भी लिख रही है, कुछ पढ़ रही है। बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए कि इतने अच्छे हमें ये समाज सुधारक मिले, जिनकी वजह से हम लोग पढ़ लिख के इतना अच्छे तरह से आगे बढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का यह मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है और उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पुणे में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां पर ससुराल वालों के हाथों का अत्याचार झेल रही थी महिलाओं को पनाह दी जाती थी उनके विधवा गृह में। और वहां महिलाओं को ऐसी चीजें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सके। और ये हम लोग अभी पंडिता रमाबाई का चित्र देख रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी और उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। और 20वीं सदी के शुरुआत से वे
महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। और उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा भी लिया। अभी 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए एक अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने ये आश्वासन ही दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा। परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल पाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी के विरोध में संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पंडिता रमाबाई के बारे में लिखिए। आपका इस दौर का ये प्रश्न है आपका कि पंडिता रमाबाई के बारे में आपको अपने नोटबुक में लिखना है। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।